बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पीडीएम में शामिल सारी जमातें शो इन हैंड की मुखालफत कर रही हैं और वो नहीं चाहती कि बैलेट पेपर ओपन हो और ये पता चल सके कि किसने किसको वोट किया। सियासी जमातें हमेशा से ये एतराज़ करती हैं कि शफाफियत होनी चाहिए और किसी भी इलेक्शन के नतीजे में जो भी उम्मीदवार जीते उस पर जो वोट डाले जाएं उसको बिल्कुल शफाफ तरीके से वोट डाले जाने चाहिए। लेकिन जब भी कोई ऐसी नौबत आती है जैसे कि अब हुकूमत तरमीम चाहती है तो अपोजिशन उसकी मुखालफत करना चाहती है। क्या वजह क्या है? क्या अपोजिशन को भी अपने वोटों का कोई डर होता है या हुकूमत की मुखालफत बराए मुखालफत ही अपोजिशन का मकसद होता है? उसके साथ साथ जस्टिस टायर अजमत सईद साहब नोटिफिकेशन हो चुका लेकिन उन पर बड़ी कड़ी तनकीद है। कहा जा रहा है कि वो पार्टी हैं, उनको नहीं है बनना चाहिए और ये भी कहा जा रहा था कि शायद वो इस सरबराही से इनकार कर दें, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। हमारे यहाँ ये होता है, अक्सर लोगों पे ऊपर एतराज़ भी उठते हैं, उन्हें ये कहा जाता है कि वो जानबदार हैं लेकिन कोई भी अपने ओहदे से हटने को तैयार नहीं होता। ये भी आज के प्रोग्राम में हम इसका भी जायजा लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब नज़ीर लगारी साहब। नज़ीर लगारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। उनके साथ रखते हैं जनाब सीनियर तजियाकार औरिया मकबूल जान साहब। नज़ीर लगारी साहब, हुकूमत तो चले चाहती है, अपोजिशन को क्या मसला है? अगर ओपन बैलेट हो और अगर शफाफियत के साथ सेनेट इलेक्शन हो जाए तो अपोजिशन को एतराज़ क्या है? हुकूमत की तरमीम की सपोर्ट हुकूमत क्यों नहीं करना चाहती? मेरे ख्याल में हुकूमत को इस बात को बहुत पहले करना चाहिए था। और असल बात ये होती है कि आप ग्राउंड बनाते हैं, आप एक ऐसी बात पर कर रहे हैं कि जिसके बारे में आप सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं और आप इस सिलसिले में पहले से बात भी कर चुके हैं और कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का आप पहले ही कह चुके हैं कि हम जो है सेनेट के इलेक्शन कब्ल अज़ वक्त कराना चाहते हैं। और वो इसलिए कि उनको ये खदशा मौजूद है कि हमारे वोटर हमारा साथ नहीं देंगे, मेरा ख्याल है। और ये अफसोसनाक बात है, मैं इस पर खुश नहीं हूँ। अगरचे मैं हुक्मरान जमात की कारकर्दगी को पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन कारकर्दगी समझता हूँ, उसके बावजूद मेरा ये ख्याल है कि ये बात अफसोसनाक है कि हुकूमत उस वक्त रजू कर रही है अपोजिशन से और एक ख़ास नुक्ते पर वो कर रही है कि जब उसको खदशा है कि उनके पार्टी अरकान जो है उनका साथ छोड़ देंगे और ये फिर उस क्लास का साथ लेकर उन पार्टी अरकान को अपनी पार्टी से निकाल देंगे अगर उनकी सीटें चली जाती हैं, तो एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा। जहाँ तक हुकूमत की बात है, जहाँ तक अपोजिशन की बात है, तो अपोजिशन इसके लिए माजी में खुद कहती रही है कि शो ऑफ हैंड होता, और उस वक्त भी अगर शो ऑफ हैंड होता जब सेनेट के चेयरमैन को उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट वो गई थी, मूव किया था इन्होंने, रेजोल्यूशन मूव किया था, तो उस वक्त भी ये हो सकता था। लेकिन हुकूमत ने उस वक्त नहीं किया और उस हुकूमत के 14 अरकान के साथ राब्ते थे और वो हमारे मोहतरम जनाब सादिक संजरानी साहब को बरकरार रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो है वो उस वक्त ये मामला नहीं उठाया। देखें, एक पैकेज के तौर पर वो आए और अपोजिशन के साथ आप बिल्कुल ये एहतसाब का अमल भी जारी रखें, उसकी शिद्दत भी जारी रखें, उसकी सफाकियत भी जारी रखें, लेकिन एक क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। ये नहीं है कि जो पीटीआई का है वो तो सलामत हो रहे और पीटीआई का बनी गाला का जो है वो तकरीबन जो है वो 300 कनाल की ज़मीन को लेकर और उसकी रेगुलेशन करा लें और मामूली जुर्माने के साथ बगैर नक्शे के घर बन जाए तो ठीक है, और जाकर दूसरों के घरों को गिराते फिरें। तो अगर ये कानून दो तरह का होगा तो एक बड़ा अफसोसनाक होगा। ना हुआ बहुत से मामलात हैं जो पीटीआई के जिम्मे हैं, लेकिन पीटीआई का एहतसाब नहीं होता है। अगर एक रात द बोर्ड एहतसाब हो तो वो भी सबका हो और ये जरूर किसी को एनआरओ न दें, अपने आप को भी एनआरओ न दें। और लेकिन ये अगर अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं तो वसीतर बुनियादों पर लें। और ये मकबूल जान साहब, जो लगारी साहब बात कर रहे हैं कि क्रॉस दी बोर्ड हो, अपना घर रेगुलेट कर लें, लेकिन कल जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैंने लाहौर में महल गिरते हुए देखा, अफजल खोखर साहब का घर गिराया गया, बड़े खुश थे उस पर, इस्लामाबाद में कई घर गिराए गए, कई इमारतें गिराई गई, लेकिन वज़ीर आज़म साहब का अपना जो नक्शा मंजूर न था उसको रेगुलेट करवाने के लिए जुर्माना कर दिया गया, उसको रेगुलेट कर लिया गया। देखें, गाजर और आम में फर्क करना चाहिए। लाहौर के डिफेंस के अंदर रोज नक्शे बनते हैं, रेगुलेट होते हैं। एक जमीन मैंने खरीदी होती है, उसके ऊपर मेरा अपना घर जो है नक्शे से बाहर था, मैंने रेगुलेट कराया। हर रोज एलडीए में होते हैं। ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। एक किसी की नाजायज जमीन के ऊपर कब्जा बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। हम कैसे बराबर कर सकते हैं भाई? एक बात तो यह है कि ये तबसरा कम से कम जो है ना, पाकिस्तान के अंदर ये जो
सियासत का तबसा शुरू हो गया, ये इसके लिए ये है कि एक नाजायज जमीन पे कब्जा है। एक आदमी के बारे में जब जमीन खरीदी जा रही है, तंसार अब्बासी जैसा बंदा लिखता है कि उस बंदे ने कहा कि मैं टैक्स पूरा दूंगा और कल अगर जमीन की कीमत ज्यादा हो रही है और उसने तारीफ करता है, वो बंदा जमीन खरीदता है। मैं हजार का इख्तलाफ हो इमरान खान के तहत, एक जायज जमीन के ऊपर नक्शे का मामला है, हर रोज उसके अंदर कानून है, उसके अंदर सब कुछ मौजूदा होते हैं, लाहौर में होते हैं, कराची में होते हैं, इस्लामाबाद में। और ये सब लेकिन इस्लामाबाद में बहुत सी इमारतें और बहुत से घर गिरा दिए गए, उनके नक्शे की मंजूरी नहीं दी गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हूं। बनी गाला का वो इलाका है कि जो इस्लामाबाद टेरिटरी के अंदर नहीं आता था, आउटसाइड है, उसका टेरिटरी में शामिल किया गया, उसके रूल्स बने ही नहीं। देखिए आप मुखालफत करें, पक्की करें ना, किसी जगह पे करें। मेरे जैसा बंदा तो कम कम ये समझने को तैयार नहीं होता ना कि जिसने जो रोज आप ये डिफेंस के अंदर 4 दिन के बाद एक चीज शामिल होती है, वो पहले उसके रूल लागू नहीं होते, बाद में रूल लागू होते हैं। लाहौर में एक आज से 10 साल पहले लाहौर का हदूद दरबार छोटा था, अब लाहौर जो है वो एक्सटेंड हो गया, अब वो बाकी चीजें भी एलडीए में आ गई, बाकी चीजें में तो आपके कानून बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं भाई। कम से कम पब्लिक को हम धोखा। लेकिन अफजल खोखर साहब का मौक़िफ़ सुने उन्होंने, जो कौमी असेंबली में भी कहा, उसको वो सियासी मुखालफत करार दे रहे अफजल खोखर साहब, चैलेंज कर रहे हैं और फिर ये भी कह रहे हैं कि अदालतों से उनके हक में मुकदमात के फैसले मौजूद थे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा रहा हूं। खोखर साहब अगर इतने होते तो अदालत के अंदर उनका स्टे ऑर्डर खारिज ना होता। वो उस जमीन को कौन नहीं जानता। आप एक पटवारी को कहीं आके कुरान पे हाथ रख के सच बोले, वो ना भी कुरान पे, पटवारी से कहें इमरान खान को निकाल दें, आपको नहीं पता। मैं जॉर्डन में क्या हो रहा है आज, एलडीए के कागजात खोल लें। मेरे अपने जानने वाले जो कोयटा से वहां आके आए हैं, उन्होंने घर खरीदे हैं, बेचारे लुटे पुटे आए थे, कब्जा छुड़ाने के लिए 25-25 लाख रुपए दिया है सारे। खोखर बरादरान तहरीक इंसाफ वाला है या खोखर बरादरान जो पीटीआई का या उसका है अपना नून लीग का, दोनों खोखर बरादरान ऐसे ही हैं। किसको नहीं पता लाहौर शहर का बच्चा जानता है कब्जा कहां से हुआ है। ये तो कुछ ढकी छुपी बात ही नहीं है। और जमीन कहां से आई, किस जगह से आई, सारे दोनों भाई, पीटीआई वाला भी, ये है क्रॉस द बोर्ड बात, ये बात करें खुल के, ये बात है, नजर आती है आपको। आप कैमरा लेके निकल जाएं और लोगों से कहें कि तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम्हें कोई बंदूक नहीं मारेगा, लोग आपको खोल के बात करेंगे। लेकिन ये सब क्या आपको नजर नहीं आता कि जो पीटीआई से वाबस्ता लोग हैं उनके हवाले से एहतसाब और है, जो अपोजिशन के लोग हैं उनके हवाले से एहतसाब का निज़ाम कुछ और है। मुकदमात की बात करें, कब्जा ग्रुप की अगर आप बात करें, बहुत से, अभी इस्लामाबाद में भी एक मुकदमा हुआ कायम एक रहनुमा के खिलाफ, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। आजम स्वाति साहब वाला केस आपके सामने है। होना चाहिए, लेकिन क्या आप 30 साल को और 1.5 साल को बराबर कर देंगे? क्या दुनिया में कहीं बराबर होता है? कहीं होता है? किसी जगह भी बराबर करो, हम कहते करो, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि 30 साल से एक मुस्तकिल और आप सोच सकते हैं इंसाफ होना चाहिए। पाकिस्तान में इंसाफ नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में इंसाफ उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक यूरोप के ममालिक नहीं चाहेंगे। पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा जो है वो हेवन बनता है। क्या है जिनेवा के पास? फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। क्या है उसके पास? उसका कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है? दुनिया के हर चोर का पैसा जिनेवा के बैंकों में है और दुनिया का सबसे बड़ा पर कैपिटा इनकम है। आप जाकर उस जिनेवा से कहो कि मार्कोस का पैसा वापस भेजो, पिनोशे का पैसा वापस भेजो, अबाचा का पैसा वापस भेजो, जरदारी का पैसा वापस भेजो, जनाशी का पैसा वापस भेजो, नहीं भेजेगा। माल्टा में जाकर लोगों ने शरीयतें दी हुई हैं। पाकिस्तान के अंदर करप्शन, इमरान खान का दाता भी उठ के आ जाए, फरिश्ते उठ के आ जाए, जब तक मगरब नहीं हमारा पैसा जो है वापस भेजता। हमारे यहां पनाह देने वाला यूरोप खड़ा है, इंग्लैंड खड़ा है, उनके बैंक खड़े हैं। कभी किसी ने पूछा पैसा कहां से लेके आए हो? एक चीज के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की बात होती है। हर चोर का पैसा जो है इंग्लैंड में पहुंच जाता है। कोई पूछा कहां से लेके आए हो? तुम्हारी कमाई का जरिया क्या था? तुम्हारी फैक्ट्रियां लगी हुई थी, कहां से आए हो? नजीर लगारी साहब, नजीर लगारी साहब, ये मगरब तामन नहीं करता, ये हमारे पास वैलिड ऑथेंटिक केसेस नहीं होते, क्योंकि हम ब्रॉडशीट को भी पैसे दे चुके और भी बार हम कह चुके पैसा वापस लेके आएंगे। और यह मकबूल जान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मगरिब का तो तरीक़ेकार यही है। आपको पता है जब रिसेशन आया था 2008-9 में, तो उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त लंदन के बैंकों को कतर और यूएई के शहजादों ने
बहुत बड़ी रकम उनको फंडिंग की थी, बैंकों को दी थी ताकि वो डिफॉल्ट ना कर जाएं, ताकि वो बैठ ना जाएं बैंकों को बचाने के लिए। और उनसे नहीं पूछा गया था कि ये पैसा कहाँ से ला रहे हैं आप, कौन सा पैसा है, इस पैसे की क्या हैसियत है, कानूनी हैसियत क्या है। शहजादा चार्ल्स ने खत लिखा था अपना इसको कतर के शहजादे को कि आप जो है सेंट्रल लंदन में इतनी तामीरात कराने का इरादा रखते हैं, खुदा का वास्ता आप हमारी सरजमीन को, हमारे शहर को बर्बाद ना करें। हमारे शहर का एक तारीखी जो है उसका एक तरीक़ाकार है, उसके अंदर इमारतें तारीखी तनाजुर में हैं। आप इन इमारतों के ऊपर जो है एक ऐसी इमारत बनाने का इरादा रखते हैं जो हमारे पूरे लंदन का हुलिया बिगाड़ देगी, तो आप ये सब कुछ ना करें। उन्होंने बाकायदा मुदाखलत की थी। और मेरे ख्याल में कन्वेंशन ऐसा नहीं है कि शहजादा जो वली है वो खत लिखे, उन्होंने कतरी शहजादे को खत लिखा था, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अच्छा वहां नहीं है निज़ाम, आपके यहाँ तो निज़ाम है ना। अब तक इमरान खान ने पिछले 2.5 साल में कोई 1 रुपया, कह रहे हैं ना कि हमने इतने खरब रुपए ले आए, जिन सियासतदानों के नाम लिए जा रहे हैं, इन सियासतदानों से कोई 1 रुपया वसूल करके किसी खजाने में जमा किया है इन्होंने? अच्छा खुद अपने लोगों का हिसाब किया है? नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में सारे लोगों को इसलिए छोड़ना पड़ गया कि बाबर अमान साहब उसमें थे, और बाबर अमान साहब के वजह से जो है उसने मामला ही खत्म कर दिया, नायब ने कहा कि नहीं करते। और उसके बाद जो है वहाँ का मालम जब्बा का मामला था, वो क्या हुआ? उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा बेशुमार मामला थे। आजम खान पर इल्जाम लगते रहे, परवेज खटक पर इल्जाम लगते रहे, महमूद खान पर इल्जाम लगते रहे हैं, और BRT पर इल्जाम लग रहे हैं। इमरान खान जो है वो उसके हेलीकॉप्टर को, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर को किसी इस्तेहकाक के बगैर वो इस्तेमाल करते रहे। कोई बात पूछने वाला है इस मुल्क के अंदर? और अभी जो कुछ हो रहा है, जिस कीमत पर आप जो है अभी अपने एक माफिया को, पेट्रोल माफिया को आप अमीर करने के लिए या उनके खजाने भरने के लिए या उनकी दौलत में इजाफे के लिए जिस शरह से आप बढ़ा रहे हैं पेट्रोल की कीमत, खुदा का खौफ करें यार। ये अच्छा इसको कोई करप्शन नहीं कहेगा, इसको बदगुमानी नहीं कहा जाएगा। ये चीनी में जो कुछ हुआ उसको बदगुमानी नहीं कहा। हाँ हमने इंक्वायरी कराई, हमने इंक्वायरी के नतीजे हासिल किए, अब हम कार्रवाई। और भाई कार्रवाई बाकियों के लिए जो नैब के दरवाजे खुले हैं, और आपके प्यारों के लिए जो है आप और इंक्वायरी पर इंक्वायरी, फिर हम तहकीकात करा, इंक्वायरी करवाई, फिर तहकीकात कराई, फिर कमीशन बनाया, फिर मुलाम बनाया, टालते चले जा रहे हैं अपने लोगों के मामलात को, और जो अपोजिशन है उसको रगड़ा दिए जा रहे हैं। भाई अपोजिशन को ना छोड़ें यार, अपने लोगों का हिसाब तो देना, अपना हिसाब तो दें। अपने जो आपने तलाशी देनी है वो तो तलाशी देना अपनी, इनका अपना। और फिर मशहूर ये कहता है यार बंदा बहुत जानदार है, बंदे के जानदार बंदे के इस पूरे रोल के अंदर अब तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने विजात भी कर दिया कि हमने इन्हीं के दौर की तहकीकात की है और करप्शन बढ़ी है, कम नहीं हुई है। तब भी की बात नहीं मानी जाएगी। भाई करप्शन बढ़ गई है ना। नज़ीर लगाई साहब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे बात करेंगे सेनेट इंतखाबात में किस जमात को खतरा है कि उनके अराकीन वफादारियां तब्दील कर सकते हैं, क्या हुकूमत को या अपोजिशन को। साथ साथ ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट ना हुकूमत मानती है ना अपोजिशन मानती है, अपोजिशन हुकूमत पर मलबा डालती है, हुकूमत अपोजिशन पर मलबा डालती है, सच्चा कौन? इस पर बात करेंगे आप शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद हो रही है। मकबूल जहान साहब, खतरा किसको है, अपोजिशन को या हुकूमत को? किसके लोग वफादारियां तब्दील कर सकते हैं? देखिए खतरा सारी सियासी पार्टियों का है। जिस वक्त ये हुआ था अपना मिसाक जमहूरियत, तो इन पार्टियों ने जब कहा था तो मैंने उस वक्त भी बोला था कि ये बुनियादी तौर पर शो ऑफ हैंड का जो कानून बनाया जा रहा है, ये सिर्फ लीडरशिप की डिक्टेटरशिप कायम करने के लिए आया। 5 करोड़ रुपया एक बंदा लेगा MPA टिकट लेने के लिए, वोट देने के लिए, तो ये क्या जमानत है कि इमरान खान, नवाज शरीफ या जरदारी जो 50 करोड़ नहीं लेगा टिकट देने के लिए और कहेगा मेरे पास 10 वोट है मैं तुम्हें सेंटर बनाता हूं? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बुनियादी तौर पर देखिए, दुनिया पूरी में जमहूरियत का एक हुस्न ये होता है कि इजहार राय को सेंटिटी दी जाती है, आपकी अपनी ओपिनियन को सेंटिटी दी जाती है। ये जो पार्टी पॉलिटिक्स है उसको महदूद इसलिए किया जाता है बाद मामलात के अंदर, क्योंकि ये जो आइन बनाने वाले थे पागल नहीं थे कि उन्होंने सिर्फ 2 जगहों पे कहा कि उसमें सीक्रेट बैलेट होना चाहिए, एक प्राइम मिनिस्टर की और वज़ीर आला की और एक बजट, और किसी के बारे में नहीं कहा, और स्पीकर का वो जो इलेक्शन है उसके अलावा किसी जगह। क्यों? उसकी बुनियादी वजह यह है कि कल को एक पार्टी लीडर जो है एक बदयानत आदमी को, एक चोर को, एक चक्के को सेनेटर का टिकट दे देता है, और आप वहां पर इसका मतलब यह है कि आप पार्टी की हर उस चीज मानेंगे जो होती है।
इसीलिए तो जमहूरियत का जो पार्टी पॉलिटिक्स का की खराबी यही है कि आके पूरी पार्टी खरीदते हैं। आप 6 अरब डॉलर देते हैं ओबामा को और कहते हैं भाईजान आपकी पार्टी मेरी है। आप बुश को देते हैं 8.5 अरब डॉलर, आप कहते हैं तुम्हारी पार्टी मेरी है, जाओ जाके इराक में हमला करो क्योंकि मैं तेल कमा के देता हूं तुमको। ये पार्टी की वफादारी जो है यार, तो कुरान और हदीस की वफादारी है या अल्लाह उसके रसूल की वफादारी है? ये तो डिक्टेटरशिप कायम की गई थी उस वक्त कि पार्टी लीडर 50 करोड़ कमा सकता है, सेनेटर जो है ना, एक एमपी है जो वो 5 करोड़ कमाएगा तो हराम है, और पार्टी लीडर जो है वो आपने देखे नहीं। और दूसरी बात, क्या ये कोई आम इलेक्शन है? ये टिकट मिलता है पार्टी का। जब आप पार्टी का टिकट देते हैं तो आप ठोक बजा के नहीं देते टिकट अपना। जब आप पार्टी का टिकट ठोक बजा के देते हैं तो मुझे पता है कैसे टिकट मिलता है, किस किस जगह से मिलता है, कौन कौन देता है। आप एक एक सेनेटर जिसने पीपल पार्टी का, नून लीग का और इवन पीटीआई का टिकट लिया है, उन सारों की आप औकात देख लें, उनकी पर्सनैलिटीज देख लें, उनका इल्म देख लें, उनका सरमाया देख लें, उनकी चोरियां देख लें, आपको पता चल जाएगा यहां किसने लिया है। पार्टी लीडर ने पैसे लिए हैं। ठीक है नज़ीर लगारी साहब, आपको क्या लगता है किसको खतरा ज्यादा है? अपोजिशन को ज्यादा खतरा आप लोगों को जाने का, क्योंकि बुज़दार सब भी मुलाकातें कर रहे हैं और मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन के लोगों से मुलाकातें की जा रही हैं, या हुकूमत को डर है क्योंकि हुकूमत के कुछ लोग भी नाराज दिखाई देते हैं? नहीं, सही बात है। इसके बावजूद जो और मकबूल जान साहब कह रहे हैं, तो पीटीआई तो इसलिए जा रही है ना कि वो चाह रही है कि शो ऑफ हैंड हो, कि उनको ज़्यादा खदशा है कि हमारे वोट जो हैं वो बिक जाएंगे, और बिकते रहें। ऐसा नहीं है कि सेनेट में वोट नहीं बिकते रहें, और ये सही है कि सारी पार्टियां खरीदती रही हैं। कोई और बड़े बड़े लोग किसका नाम लिया जाए जिनकी पार्टी में, पंजाब में तो इतनी उस वक्त उनके पास वोट ही नहीं थे जब हमारे मोहतरम जनाब गवर्नर सरवर साहब मुंतखब हुए थे सेनेट में, सबको पता है। और उनके फिर कहाँ से आए थे वोट, क्या कहाँ से लेकर आए थे? इस तरह से बहुत से इलेक्शंस में इस तरह होता रहा है, और ये नहीं है कि उसके बावजूद नहीं होगा। और लोग जो हैं वो जो 14, मैं वही तो कह रहा हूँ, जो 14 लोग जब 64 खड़े हुए थे और बाद में मालूम हुआ कि ये तो 53 भी नहीं है, 52 भी नहीं है, 50 भी नहीं है, तो उस वक्त तो पता चल गया था ना कि बहरहाल 14 आदमी तो ऐसे थे जिन्होंने अपनी कीमत वसूल की, और जिन्होंने वो इशारा पाया, और इशारा पाने के बाद जो है वो नहीं वोट दिए थे तहरीक एदम एतमाद को। तो ये सारे तो होते हैं, इस तरह का कारोबार तो होता है। और मेरा ख्याल है कि मजमूई तौर पर जमहूरियत के लिए बहुत खतरे की बात है। जमहूरियत के अलावा और किसी चीज़ को खतरा नहीं होता है। और ये हमारी जमहूरियत भी एक ऐसी जमहूरियत है कि जो आजकल तो पैसे से चल रही है या डिक्टेशन से चल रही है। दो चीज़ें इसको चला रही हैं, एक डिक्टेशन है, और जो डिक्टेशन देने वाले हैं उनका भी एक कारोबार है, और जो 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 वोटों का कारोबार कर रहे हैं उनका भी एक कारोबार है। तो ये सारा का सारा कारोबार ही चल रहा है। सुहेल बड़ैच साहब, मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार भी मसलन मौजूद है। सुहेल बड़ैच साहब, क्या लग क्या रहा है आपको? अपोजिशन अपने घोड़े दौड़ा रही है, हुकूमत अपने घोड़े दौड़ा रही है, साथ जो शो ऑफ हैंड की बात की जाती है उस पर अपोजिशन हुकूमत के साथ तावन करने को तैयार नहीं है। लगता क्या है किस पार्टी की विकटें ज्यादा गिरने का इम्कान है? क्योंकि बुज़दार से भी बड़ी मुलाकातें कर रहे हैं अपोजिशन के अरकान असम्बली से। मलिक साहब, मुझे जाहिर है एक डेडलॉक है, और डेडलॉक में जब पार्लियामेंट चल नहीं रही होती, जब हुकूमत और अपोजिशन में बातचीत भी बंद है, और असम्बली भी जो है उसमें कोई लेजिस्लेशन नहीं हो रही, तो बेसिकली तो ये हमारी जमहूरी जमातों के लिए एक सानिया या अफसोस का मकाम है कि आप मेजॉरिटी पाकिस्तान के इतने करोड़ अवाम के नुमाइंदे हैं, लेकिन असम्बलियों में बैठे हुए कोई काम नहीं कर रहे। तो दूसरी बात यह है कि फायदा किसको होगा, नुकसान को? नुकसान तो जाहिर है जमहूरियत का हो रहा है, और फायदा जाहिर है उन ताकतों का हो रहा है जो जमहूरियत को कमजोर देखना चाहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली 2 सीटें तहरीक इंसाफ जीत जाए या 1 सीट ज्यादा जो है वो नून जीत जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है सेनेट में? असल बात तो ये थी कि इसको शफाफ साफ तरीके से सेनेट के इंतखाबात होते जितना मुमकिन होता, चाहे सीक्रेट बैलेट से हो। सुहेल बड़ैच साहब, बड़ी मदद आपको मैं कट कर रहा हूं, लेकिन अगर हम शफाफियत की बात करते हैं, इमरान खान साहब बारहा कह चुके हैं कि वोट खरीदे जाते थे, लेकिन उसके साथ दूसरी तरफ उस्मान बुज़दार साहब अगर अपोजिशन के अरकान असम्बली को बरगलाने के लिए उनसे मुलाकातें करें, फंड्स देने की बात करें, फिर शफाफियत का दावा कहाँ रह जाता है? दरअसल दोनों पार्टियां इस हवाले से, हर पार्टी मुनाफिकत से काम लेती है।
सच्ची बात यह है कि जो भी हुकूमत में होती है वो अपने साथ मिलाने को तो समझती है कि ये बड़ा कोई नेकी का काम है, और जो अपना बंदा दूसरी तरफ चला जाए उसको समझते हैं कि उसने बड़ा कोई गुनाह कर लिया। तो ये दोनों रवैये गलत हैं मलिक साहब। बुनियादी बात तो यह है कि असूल की बुनियाद पर होना चाहिए, और जो लोग पार्टी लाइन से हट के वोट दें, जो कानून में मौजूद है, जो एक मोरालिटी में मौजूद है, उनको सजा मिले और वो डीसीट हो, तो फिर ये ट्रेंड जो है ये खत्म होगा। डेडलॉक आपको खत्म होता नजर आता है अपोजिशन का, हुकूमत का? क्योंकि ये भी खबर है कि कोई मुज़ाकरात या बातचीत कहीं ना कहीं शुरू हुई है। अच्छा, पर्दा बातचीत तो शायद चल रही होगी, लेकिन अभी कोई, मुझे जितनी देर तक हुकूमत अपने स्टांस में तब्दीली नहीं करती, अपोजिशन ने तो काफी हद तक सच्ची बात है कि झुक के ये भी कहा इस दफा कि जी हम अपने अरकान असम्बली जो जेलों में है उनका मुतालबा भी नहीं करते बुलाने को, आप असम्बली का इजलास बुलाए। लेकिन हुकूमत जो है अभी भी टफ लाइन के ऊपर चल रही है। जो स्पीकर है वो भी मेरा ख्याल है हुकूमत की जो सख्त डायरेक्शंस हैं उसके मतहत उतनी फ्रीडम से काम नहीं कर रहे जितनी स्पीकर कौमी असम्बली को करनी चाहिए। तो इस वजह से जो पूरा असम्बली का इस्तेहकाक है वो एक तरह से मजरू है, और असम्बली की जो ताकत होती है वो नजर नहीं आ रही जो कि पहले हुआ करती थी। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल बड़ाई साहब। प्रोग्राम एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे। बात होगी जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब की तैनाती की, जिस पे अपोजिशन सख्त नाराज है, लेकिन हुकूमत ये समझती है कि शायद ब्रॉडशीट के हवाले से वो तहकीकात कर पाएंगे। तहकीकात भी होंगी या महज इस पे एक सियासी नंबर स्कोरिंग ही की जाती रहेगी? इस पे बात करते हैं डॉक्टर शार्प पे। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद हमारे साथ मौजूद है, और ये मकबूल जान साहब और नज़ीर लगारी साहब। बात हो रही है जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब की तैनाती की, और ये सब अजमत सईद साहब के हवाले से बहुत से एतराज़ात सामने आए। पनामा केस कैसा थे, फिर उन पे माजी में भी एतराज़ किए जाते रहे कि वो नैब के साथ भी वाबस्ता रहे, लेकिन इसके बावजूद अगर उनको तैनात किया जाता है तो क्या वो काम कर पाएंगे इतने जो है एतराज़ात के बावजूद? देखिए, अजमत सईद ने कोई फैसला नहीं करना, ना वो अदालत है। अजमत सईद एक इन्वेस्टिगेटिव सतह पे जा रहे हैं, जिसे तफ्तीश कहते हैं, क्योंकि तफ्तीश की कमेटी है, और तफ्तीश जो है ये हुकूमत का हक होता है जिसको लगाए। अगर इस तरह एतराज करने जाएंगे तो पाकिस्तान में तो सारे SHO बदल देंगे, चोरों के कहने के ऊपर, डाकुओं के कहने के ऊपर। ठीक है, तो एक SHO भी तहकीक नहीं कर सका। आप पास सबूत है, आप अदालत में जाएं, आप मुकाबले में लेके आए ना। अजमत सईद रिक्वायर्ड रिपोर्ट लेके आएगा तो उसके ऊपर कोई फैसला होना है, ना उसकी बुनियाद के ऊपर कोई किसी किस्म की रायत बिल्टअप होनी है। आप एक हुकूमत की, देखिए पाकिस्तान का जो सिस्टम है एडवर्सोरियल सिस्टम है, इसमें दो मुख्तलिफ मुतहारब ताकतें जो हैं अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके आती हैं अदालत के सामने। अगर आप ही अदालत लगा लें, इनको पाकिस्तान का जुल्म क्या है, हम JIT को कहते हैं कि ये जनाब इंसाफ है, और ना JIT तफ्तीश है। हम कहते हैं JIT में आ गया वो बंदा कातिल है, ठीक, वो बंदा मुजरिम है। हम कहते हैं फलां ने तफ्तीशी कर दी, तफ्तीश, उनने सिर्फ मुल्ज़म की बारे में तहकीक करनी है। फैसला जब अदालत के वक्त आएगा, आपके पास भी सबूत होंगे, उसके बाद आप उसको उठा के आपकी तरफ हमारे वापस आता हूं। एक रवैया, जी आरिफ साहब वापस आता हूं आपकी तरफ। नज़ीर लगारी साहब, सिर्फ एक रवैया है जी। अजमत सईद साहब की तैनाती पे डेडलॉक होगा, क्योंकि अपोजिशन तो बहुत इस पे एहतजाज करती रहेगी। नहीं, डेडलॉक का मसला क्या है, वो तो जब चाहेंगे जिस तरह चाहेंगे वो कर रहे हैं, और उन्होंने भी एक टूल अपने सामने रखना है कि एक ऐसा कमीशन रिपोर्ट दे दे जिसके जरिए उन्हें अपोजिशन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का मौका मिले। कोई जजमेंट नहीं है, और उससे पहले भी हम जजमेंट पर तो कमेंट्स कर सकते हैं जो हो चुकी हैं माजी की। क्या क्या किया था इन्होंने, कौन सी मनी ट्रेल लेकर आए थे जनाब अजमत सईद साहब, और इनने जो बनवाया था कमीशन अपना JIT बनवाई थी, और JIT ने कौन सा बड़ा कारनामा अंजाम दिया था, कौन सा लेकर आए थे कि जनाब पाकिस्तान से इस जगह से ये रुपया चोरी हुआ, फिर वो चोरी होकर दुबई गया, फिर कतर गया, फिर सऊदी अरब गया, फिर लंदन गया। कोई एक चीज बताई, एक कागज बताया ये मनी ट्रेल दी है? नहीं दी थी, और JIT ने भी मनी ट्रेल नहीं दी थी, और सुप्रीम कोर्ट में मनी ट्रेल नहीं गई थी, कोई चीज नहीं गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नायल किया था वजीर आजम को, जबकि ये गैर आईनी था। मेरा अपना मौक़िफ़ ये है कि वजीर आजम को अदालती हुक्म से हटाना गैर आईनी है,
और इस पर मेरा फिर्म स्टैंड है। और चूंकि सुप्रीम को अपना आइन जो है हमारा वजीर आजम को हटाने के जो भी तरीक़ाकार बताता है उसमें यह शामिल नहीं है कि आप एक केस चलाएं और 45 सेकंड की 43 सेकंड की सजा सुनाएं और उसको घर भेज दें। ये एक 58(2)B की दूसरी शक्ल है जिसके जरिए हटाया जाता रहा है। अच्छे शेख अजमत सईद साहब जो हैं उनका अपना मामला जितने भी हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, और वो अगर इंक्वायरी करेंगे वो रिपोर्ट देंगे, रिपोर्ट में ये लिखेंगे कि फलां चोर है, फलां चोर है, फलां चोर है, फलां चोर है, फिर ये ढोल पीटेंगे, मीडिया में चलाएंगे फलां चोर है, फलां चोर है, फलां चोर है। इस तरह से कुछ वक्त और निकल जाएगा और कोई चीज नहीं होगी। और ब्राड शीट को जो पैसे दिए हैं उनका कोई जस्टिफिकेशन सामने नहीं आएगा कि इन्होंने किस तरह पैसे दिए। और बेनिफिशरीज में जाकर नाम तो देखें, मुशीरों के नाम है, मौजूदा हुकूमत के लोगों के नाम हैं पैसे लेने वालों में। और इस सारे के सारे मामले में जो बार्गेन होती रही है उसके अंदर वजीरों ने मशीरों ने पैसे लिए हैं, और ये ब्रॉड शीट के खाते में बहुत से लोगों के और नाम भी हैं, लेकिन उस पर भी पर्दा डालना है। पूछें, देखें कहां कहां शहजाद अकबर साहब के नाम हैं, अगर हैं तो फिर इनको भी वो करना होगा, लेकिन किसी का हिसाब नहीं होगा, किसी से पूछा नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। यहां पर चोरों को पूछने का अमल नहीं है, कोई ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये पारसा नाम लेकर इन पारसाओं के जरिए अपनी पगड़ी भी बचाते हैं और दूसरों की पगड़ियां भी उछालते हैं। और ये मकबूल जान साहब, ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट कुछ निशानदेही कर रही है हुकूमत के जो महकमे हैं उनमें करप्शन बढ़ने के हवाले से? देखें, जब ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट नवाज शरीफ के जमाने में आई थी, मैंने उस वक्त भी इसके खिलाफ बोला था। जब उसे ये बुनियादी तौर पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो बनती हैं ना, ये इस बात को साबित करने के लिए बनती हैं कि गरीब मुल्क जो करप्ट है और वेस्ट जो ईमानदार है। वो जो वेस्ट की फर्में हैं ना, जब 25% कमीशन देती है ना जहां, तो उनको टैक्स हॉलिडे मिलता है। न्यूजीलैंड, फलाना फलाना, इनकी फर्में जो हैं ये कुवैत से लेके और इंडिया तक और इंडिया से लेकर फिलीपीन तक हर जगह कमीशन देती हैं, हर जगह ऑफर होती है। इनको वहां पर सपोर्ट मिलती है, उसको पी फैक्टर कहते हैं। ये गटर में फेंकने के काबिल है रिपोर्ट, इसके ऊपर तबसरी नहीं होनी चाहिए। ये पूरे के पूरे क्या सिर्फ बेईमान इस खित्ते में बसते हैं जहां गरीब मुल्क है, और क्या यूरोप के अंदर कोई बेईमान नहीं है? ये तो रिपोर्ट मैंने कभी जिंदगी में तबसरा नहीं किया। नवाज शरीफ के जमाने में आई, जरदारी के जमाने में आई, हम खुद उसको अपने आप को साबित करें तब अलग बात है। किसी को क्या हक हासिल है कि बैसियत कौम हमें कहे कि ये करप्ट है, और बैसियत कौम कहे कि ये सब क्या हमें अपना जायजा नहीं लेना चाहिए? करप्शन बढ़ती जा रही है, हम अपना जायजा न डालें, वो अलग बात है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। यार को बातें करने वाली फ्रांस की, मैं एमडी वासा था, ये पोंटे मसान फ्रांस की जो है, मुझे उसने ऑफर की, मैंने कहा तुम क्या करोगे, शो कहां करोगे? उसने कहा मसला सारा जो है मुझे टैक्स हॉलिडे मिलेगी इसके ऊपर। वो फ्रांस जो है वो बहुत ईमानदारी की लिस्ट पे ऊपर है, और मैं जो बेईमान हूं, बेशक जो मर्जी कर लूं। और ये मकबूल जान साहब, नज़ीर लगाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।